30 की एज के बाद पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता, बट अगर आपने गलतियाँ नहीं सुधारी ना, तो आगे जाके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। एंड उस टाइम पर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ नेवर फाइनेंस योर लग्जरी। आपने अगर ईएमआईज़ लेनी है, अगर आपने डेट लेना ही है, या तो सिर्फ आपके घर के लिए अलाउड है, या फिर आप कुछ एसेट्स लेते हो सिर्फ उसके लिए अलाउड है। कभी भी पर्सनली अपनी कोई चीज़ों के लिए, लग्जरी के लिए, उसके लिए ईएमआईज़ मत बनाओ। उसका अभी आपको पता नहीं चल रहा है, बट हमेशा जब भी आप किसी अपनी वांट के लिए, किसी अपनी लग्जरी के लिए आप ईएमआई बना लेते हो ना, आप बहुत जल्दी उसको रिग्रेट करोगे। बिकॉज़ जब आपको अभी कोई चीज़ चाहिए, अभी तो आपको उसका बहुत शौक़ है, एक बार ये आपने उसको घर पे ले आए, तो थोड़ा टाइम बाद उसका शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। एंड तब हर महीने, एवरी मंथ, बैक टू बैक जब उसकी ईएमआई जाती है ना, तो हर महीने आप परेशान होते हो। हर महीने आप यही रिग्रेट करते हो कि यार मैंने क्यों ले लिया। अगर आपके बिज़नेस में कोई चीज़ काम आ रही है, अगर जैसे सपोज़ आप यूट्यूबर हो, उस टाइम पे आपने कैमरा लेना है, आपने अच्छा माइक लेना है, अच्छी लाइट्स लेनी है, उसके लिए आप फिर भी आप जो ज़ीरो फाइनेंस होती है, अगर पॉसिबल है तो वो वाला आप कर लो, ज़ीरो इंटरेस्ट वाली। अगर आप वैसी ईएमआईज़ बना सकते हो वो ठीक है, वो भी अगर आप उसके लिए आराम से पे कर सकते हो तो इतना ठीक है। आपको कोई और बिज़नेस है, उसके लिए आपने एसेट्स लेने हैं, उसके लिए आप ईएमआई बनाओ। आपने रूल बनाना है कि आपने ईएमआई कभी भी सिर्फ तब बनानी है जब आप वो चीज़ के लिए वो चीज़ ले रहे हो जो आपको रिटर्न्स दे रही है, जो आपको कुछ ना कुछ मनी बैक या तो अभी दे रही है या फिर फ्यूचर में देगी। ऐसी किसी चीज़ के लिए, ऐसी किसी लाइबिलिटी के लिए ईएमआईज़ ना बनाओ जो आपके थोड़े दिन में शौक भी उतर जाए, एंड फिर आप हमेशा अगले 3 साल 5 साल के लिए हर महीने परेशान होते रहो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमरजेंसी फंड बनाना। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत नॉर्मल सी बात है, हम यूट्यूब में सुनते रहते हैं, सारे पर्सनल फाइनेंस के गुरुज यही बोलते हैं, बट इसके पीछे की आप साइकोलॉजी समझो। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप नोट करोगे, आप हमेशा टेंशन में रहोगे, आप हमेशा प्रेशर में रहोगे। आपके कहीं पे अगर जॉब करने का मन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो अपनी जॉब से, आप अपने बॉस से हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, आप डिप्रेशन में हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट आप अपनी जॉब फिर भी क्विट नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज आपने कभी भी इमरजेंसी फंड के बारे में सोचा ही नहीं। आप कम से कम 1 साल का, मैं तो कहता हूँ, बनाओ इमरजेंसी फंड। 6 मंथ्स का तो बहुत ज़रूरी है, बट 1 साल का जब बनाओगे ना, तो या तो अगर कुछ आपकी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, या फिर आपके जॉब स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है। आजकल तो आप देख रहे हो एआई के साथ कितनी जॉब्स रिप्लेस हो रही है। तो अगर आप अपने स्किल्स भी अपडेट नहीं कर रहे हो एंड आपकी जॉब एकदम से चल जाती है, उस टाइम अगर आपके पास अपने फाइनेंसिस भी ठीक नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड्स भी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में ही आओगे, आप सिर्फ डिप्रेस ही होगे, एंड उस टाइम पे आप कुछ और कर नहीं पाओगे। तो इमरजेंसी फंड बनाना, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल को आपको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि पहले ही आप इस चीज़ को मेंटेन करो। एक इमरजेंसी फंड जब आप बनाते हो ना, तो आप इमोशनली इतने फ्री हो जाते हो ना कि आपको फिर ऐसी टेंशन नहीं आती कि कल को जॉब नहीं रही तो क्या होगा, या फिर मुझे इतना ज़्यादा, मेरा टॉक्सिक जो वर्क कल्चर है उसके अंदर ही मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा। वो इसलिए होता है। एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हम लाइबिलिटीज़ के लिए, लग्जरीज़ के लिए हम अपना लोन ले लेते हैं, एंड सेकंड दिस पॉइंट कि हम अपना इमरजेंसी फंड बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपना बजट बनाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी लाइफ के लिए हर छोटे छोटे खर्चे को लिख के रखना ही है। काफ़ी लोगों को करते हैं, अगर उनको सूट करता है ठीक है, बट मुझे नहीं सूट करता। बट एटलीस्ट शुरू के कुछ महीनों के लिए आप ये करना स्टार्ट करो कि एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए आप सिर्फ ट्रैक करो कि आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक बार ये 3-4 मंथ्स की एवरेज देखोगे ना, आपको खुद इतना रिवील होगा, आपको पता चलेगा कि यार मैं इस जगह में इतने पैसे खर्च कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। जैसे कि अगर हमने वेट लॉस करना है तो हमें अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करना पड़ता है ना, बजट बनाना पड़ता है कि इतनी कैलोरीज़ अगर मैंने इनटेक करी है, इससे ज़्यादा कैलोरीज़ मैं अगर बर्न नहीं कर रहा, तो ओवरऑल मेरा वेट लॉस नहीं होगा। तो आप अपनी इनकम के लिए भी अगर बजट नहीं बना रहे ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी इनकम तो आपको पता चल रही है, बट कहाँ पे स्पेंड हो रही है वो आपको पता ही नहीं चल रहा।
काफ़ी बारी आप देखोगे बजट बनाने के बाद आपको रियलाइज़ होगा, जैसे कि एक फूड डिलीवरी ऐप्स पे आपको समझ आएगा कि यार मैं इतना ज़्यादा पैसे मैं खर्च कर रहा था या कर रही थी, या फिर आउटसाइड जो खा के आप जो बाहर जाके खाना खाते हो उसमें आप रियलाइज़ करोगे कि यार मैं इतना ज़्यादा पर मंथ इसके अंदर स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बारी बाहर जाके कॉफ़ी पी ली, 2 बारी बाहर जाके लंच कर लिया, कई रोज़ रोज़ काफ़ी लोग डिनर बाहर का ही करते रहते हैं। तो उस टाइम पे पता नहीं चलता है, बिकॉज़ आप रोज़ 4-500 600 दे रहे हो, आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा है। बट जब आप पूरे मंथ का ट्रैक करोगे, आप देखोगे यार 15,000 16,000 मेरे इसी में जा रहे हैं। एंड फिर आप देखोगे यार मैं एक साल में कितना ज़्यादा मैं बाहर के खाने में खर्च कर रहा हूँ। तो अगर उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, उसको फिर भी आप इंजॉय करो, बट हाँ डेली की चीज़ मत बनाओ। वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके वेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। एंड ये आपको पता तब ही चलेगा जब आप बजट बनाओगे। नेक्स्ट इज़ हाई इंटरेस्ट डेट से बचो। काफ़ी बार आपको लगेगा कि यार मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ, 4 स्टेप पीछे हो जाता हूँ, फिर एक स्टेप आगे चलता हूँ, फिर 4 स्टेप पीछे हो जाता हूँ। हो क्या रहा है? एक्चुअल में आपने ऐसे पर्सनल लोन लिए हुए हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स के अपने वापस रीपे नहीं कर रहे हो, एंड उसमें इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पड़ जाता है आपको कि आप फिर उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाते हो। कितने कितने साल आप उस ट्रैप में फंसे रहते हो, एंड जितना लंबा टाइम हो जाता है उतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आपके ऊपर और प्रेशर पड़ता रहता है। आपको हमेशा लगेगा कि यार शायद मुझे और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट स्टिल आपकी अर्निंग कैपेसिटी कभी उसको मेंटेन ही नहीं कर पाती। जितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट आपने डेट लिया हुआ है, उसको काफ़ी बारी कितने टाइम तक आप पे ही नहीं कर पाते, एंड आपको लगता है यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी बारी लोग 2-2 जॉब करते हैं, एक जॉब के साथ एक साइड हसल करते हैं, फिर भी एंड ऑफ द मंथ वो जितनी भी उनकी इनकम होती है सारी ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट वो उसके बाद भी थोड़ा बहुत डेट में रह जाते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने हाई इंटरेस्ट डेट लिया होता है। क्रेडिट कार्ड्स में आप सर्च करना कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। आजकल तो आप सब अवेयर हो, आपको सब पता ही है, बट स्टिल हम जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है ना उसमें फंस ही जाते हैं। कभी कोई लग्जरी वाली आइटम, कोई हमें चीज़ अगर बहुत पसंद आती है, हम उस टाइम पे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड एक मिनट में अपना यूज़ कर लेते हैं। बाद में रिग्रेट भी करते हैं, फील भी करते हैं कि नहीं करना चाहिए था, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए ये वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो अभी एटलीस्ट 30 ईयर से नीचे है। इस टाइम पे आप ये सारी मिस्टेक नहीं करोगे तो आगे जाके ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से सेट रहोगे लाइफ में। जो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे होगे कि आपसे जो सीनियर है जिनको हो रही है, आप एटलीस्ट उन प्रॉब्लम से पहले से बचे रहोगे। एंड अगर आपने साथ साथ में अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपने एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनानी है जिसमें कि आप पीसफुली आराम से अपनी जॉब के साथ ट्रेड करके एवरी मंथ तो मैं नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स आपके पास एक अच्छी मनी आती रहेगी। उसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग सीख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने जॉब के साथ नहीं फंसना है, बट स्विंग ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आप बहुत पीसफुली कर सकते हो। दिन में सिर्फ अगर आप 10 मिनट मार्केट को भी दे सकते हो वो भी सफिशेंट है। उसके लिए आप नीचे मेरी वीडियो सीरीज़ चेक कर सकते हो। मेरी ऐप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उसके अंदर आपको बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में पूरी वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजी तक सब समझाएगी। कहाँ से अपने स्टॉक्स लेने हैं, कहाँ पे आपने स्कैन करना है, कौन सी आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए किसी भी स्टॉक लेने से पहले, वो सारा आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो आप नीचे लिंक चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आई नो अगेन ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लगेगा, बट इस चीज़ को अभी भी हम फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर। हम सोचते हैं कि यार कल को बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी ना, उसके बाद हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास इस टाइम ज़्यादा फंड्स नहीं है, 500 से 1000 से स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। एटलीस्ट जब आप एक बारी अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो ना, एंड आपको कुछ साल के अंदर उसमें जब रिटर्न दिखनी स्टार्ट होती है, तो अपने आप में मोटिवेशन आती है। अपने आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे। आप खुद ही उस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके उतना सेव करोगे, एंड आपका मन करेगा कि यार ये खर्चा करने से अच्छा ना मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ, इसमें रिटर्न तो मुझे दिखते हैं। वो तभी होगा जब एटलीस्ट आपने एक बारी वो स्टेप लिया होगा। अगर आप हमेशा यही सोचते रहो कि एक बारी अच्छी अमाउंट होने पे ही मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो काफ़ी बारी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट अपनी काफ़ी साल लेट कर दो।
एंड कंपाउंडिंग के अंदर हमने देखा है सबसे बड़ा फैक्टर रिटर्न्स का नहीं होता, सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम का। तो जितनी जल्दी जो शुरू कर लेता है वो काफ़ी कम अमाउंट से भी बहुत अच्छे से कंपाउंड कर पाता है। अगर आपने बहुत लेट स्टार्ट किया तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी रिटर्न्स बहुत कम मिलती है। इसलिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ये कभी मत सोचो कि अमाउंट छोटी है, कोई अमाउंट छोटी नहीं होती। जो अमाउंट भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जा रही है, जो अमाउंट भी आपके फ्यूचर के लिए जा रही है, वो छोटी नहीं है, वो बहुत अच्छी अमाउंट है। उसको स्टार्ट करो। आप ये सोचो कि आप सीड्स जो है, बीज है, वो बो रहे हो, आप सीड्स को प्लांट कर रहे हो। अभी छोटी छोटी सीड्स को प्लांट कर रहे हो, वाटर कर रहे हो, उस पर वेट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा। बहुत वेट टाइम वो इतने बड़े पेड़ बन जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार मैंने स्टार्टिंग में अच्छा डिसीजन लिया था। बट वो तभी होगा अगर आप आज डिसीजन लोगे, इस एज में डिसीजन लोगे, आप आराम से फ्यूचर के लिए सेट हो जाओगे। बट यस, डिसिप्लिन से अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हो, पोजीशन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स में डालना स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड्स भी आपने अगर स्टडी नहीं कर सकते हो, आप ETF में स्टार्ट करो। बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अपने फाइनेंशियल गोल सेट करो। हम एक्चुअली फ्यूचर के बारे में कभी सोचते नहीं है, हम आज के बारे में सोचते हैं कि आज हमें क्या चाहिए, आज हमें क्या पसंद है, वो हम ले लेते हैं। हम देखते हैं हमारे नेबर के पास इतनी अच्छी कार आई है, हम कहीं ना कहीं खुद भी उस कार के बारे में ड्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर हमें जब भी हम रोड पे जा रहे हैं हमें वही कार दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये साइकोलॉजिकली होता है, इसका रीज़न है। बट हमें लगता है कि यार ये बहुत अच्छी कार है, हम बार बार फिर उसी कार के बारे में सोचते रहते हैं, उतनी हमें कार और दिखती रहती है, उतना ज़्यादा हमसे फिर वेट ही नहीं होता वो कार। हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम EMI लेके वो कार अपने पास ले ही आते हैं। एक बार जब कार आती है तब आपको 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपको गराज में अपने बार बार जाते हुए अपने कार बाहर अपने घर से बैक करते हुए बहुत अच्छा लगता है, कार को चलाते हुए बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कार के साथ सेल्फीज क्लिक करोगे शुरू शुरू में, एंड थोड़ा टाइम बाद ही फिर आपको होगा कि यार EMI दे ही नहीं जा रही इसकी। फिर आपको लगेगा कि यार अभी तो इसकी 5 साल तक EMI देनी है। वो इसलिए होता है बिकॉज आपने पहले फाइनेंशियली अपने सेट ही नहीं करा, आपने गोल्स को के बारे में सोचा ही नहीं। आपके हो सकता है कोई गोल शॉर्ट टर्म गोल हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल हो। अगर आपने कार लेनी है तो उसको भी एक गोल के हिसाब से देखो कि यस, अगर आपने अभी लेके उसके अंदर EMI देते रहोगे, इंटरेस्ट देते रहोगे, आप सोचो कि मैंने कार मुझे पसंद आ गई है, बट इस कार को मैं 3 साल बाद लूँगा। अब हर साल उस हर महीने आप एक फ़िक्स अमाउंट अपने पास एक अलग अकाउंट में सेव करते रहो। उसमें से आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए, बस आप सोचो कि मैं EMI दे रहा हूँ बट मैं इंटरेस्ट फ्री EMI दे रहा हूँ। मैं अभी हर महीने अपने मेन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे बस शिफ्ट कर रहा हूँ। ये एज अ EMI है, इसमें बस मैं प्लानिंग करके कर रहा हूँ। कार जो मैंने अभी लेनी है मैं अभी नहीं लूँगा, 3 साल बाद लूँगा। उस टाइम पे जब आप वो कार लोगे ना, एंड मोस्टली जब आप वो कार कैश से लोगे, तो उसकी फीलिंग ही अलग है। वो आपको फिर प्रेशर नहीं लगेगा उसका कि क्यों ले ली, फिर आप बहुत आराम से उसको एंजॉय करोगे। वो सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज आपने आज के बारे में ना सोच के थोड़ी देर बस बैठ के प्लान किया एंड उसको आप आराम से फॉलो कर पाए। कहते हैं ना कि अगर आप 1 मिनट बैठ के प्लान करो तो फ्यूचर के एग्जीक्यूशन के 10 मिनट बचते हैं। तो अभी के बारे बहुत ज़्यादा ना सोचो, फाइनेंशियली अपने आप को जो अपने स्टेबल करना होता है बहुत पीसफुली बैठ के प्लान करके उसके हिसाब से चला करो। कोई भी अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स के लिए ना, आप एक संडे को बैठ के 1 घंटा भी निकालते हो ना, वो सफिशिएंट होता है। तो आपको इनमें से कौन सा पॉइंट फेवरेट लगा आपका, या फिर ऐसा कौन सा आप कहोगे आपकी गलती थी जो आपने करी है 30 साल से पहले पहले आपने उसको नहीं सुधारी है, ऐसी कौन सी हैबिट है कि जिसके कारण अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ मुझे पहले ही ठीक कर लेनी चाहिए थी। अगर आप 30 ईयर्स अबव हो, 25 ईयर्स भी अबव हो, तो मुझे प्लीज़ नीचे अपनी वो गलती बताओ। या फिर आपने कोई ऐसी हैबिट बनाई थी जिसके कारण अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपके डिसीजंस अच्छे हो चुके हैं, अब आप फाइनेंशियली थोड़े सिक्योर हो चुके हो। पॉजिटिव हैबिट भी अगर आपकी कोई है उसको भी नीचे कमेंट्स में बताओ, सो दैट ये तो मैं एक लिमिटेड वीडियो ही बना सकता हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए बना सकता हूँ, बट आपके फीडबैक से भी जो बाकी लोग भी कमेंट्स रीड करते हैं, मैं भी सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, हमें भी सीखने को मिलेगा। तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। आई विल मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट, एंड बाकी लोगों को भी हेल्प होती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।